प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 हम सबको ये मौका हमेशा देता है, हर हफ्ते देता है, उस हफ्ते को छोड़कर जब प्रधानमंत्री महोदय मन की बात करते हैं, कि हम उन विषयों को विस्तार से जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जो प्रधानमंत्री महोदय अलग अलग विषयों को अपने मन की बात के माध्यम से हमारे साथ शेयर करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म या ये कार्यक्रम हमको उन विषयों के बारे में विस्तार से एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि हम इसमें जिन अतिथियों को आमंत्रित करते हैं वो उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं और उनसे हम विस्तार से चर्चा कर पाते हैं। इस समय पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिस तरह से हर घर तिरंगा की धूम मची है और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, हो रहे हैं अभी भी, इसमें प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही एक रोचक विषय हम सबके साथ शेयर किया था अपने मन की बात में, आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। अब इसमें बहुत सारे बड़े रोचक गतिविधियां रही, बहुत प्रेरक जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और हमें उत्कंठा ये हुई कि आखिर आज़ादी के आंदोलन में रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन किस तरह जुड़े रहे, कहाँ कहाँ जुड़े रहे, कब कब जुड़े रहे। और ये जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री दीपक पीटर गैब्रियल को, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी प्रधान कार्यकारी निदेशक हैं रेलवे बोर्ड में, रेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। देखिए, एक तो रेलवे अपने आप में हमारे लिए बड़े गौरव का एक विषय है, क्योंकि दुनिया का चौथा मेरे ख्याल है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है और इतनी बड़ी आबादी को एक देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ले आना आम से आम व्यक्ति के जीवन का रेलवे हिस्सा है। लेकिन इन दिनों जो ये गतिविधियां चली हैं और उसमें आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। आपसे बात शुरू करूं उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और विस्तार से उसके बारे में एक दृष्टि मिल जाएगी और एक दिशा भी मिल जाएगी कि हम किस दिशा में इस पे आज इस कार्यक्रम में बातचीत करें। तो आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। यहाँ ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय करा दिया था। आप जब कभी तमिलनाडु के लोगों से बात करेंगे तो आपको थूथुकुडी जिले के वांची मणियाच्ची जंक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। ये स्टेशन तमिल स्वतंत्रता सेनानी वांची नाथन जी के नाम पर है। ये वही स्थान है जहां 25 साल के युवा वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किए की सजा दी थी। साथियों, ये लिस्ट काफी लंबी है। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। आपको स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं। मैं आसपास के स्कूल के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, टीचर से आग्रह करूंगा कि अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जरूर स्टेशन पे जाएं और पूरा घटनाक्रम उन बच्चों को सुनाएं, समझाएं। श्रोताओं, आपने सुना और हमने भी सुना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन का जिक्र किया, उसमें कुछ स्टेशनों का भी जिक्र किया उन्होंने। दरअसल वो ट्रेनें या वो स्टेशन जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी किसी न किसी बहाने कभी न कभी जुड़ते हैं, लेकिन उनके इस ऐतिहासिक पक्ष का हमें पता नहीं होता है।
हम जानते हैं तो हमें सचमुच गौरव की अनुभूति होती है। ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का उद्देश्य शायद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको देता है, अवसर भी हम सबको देता है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं दीपक जी से। और दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आज़ादी की रेलगाड़ी, हमने रेलगाड़ियाँ बहुत सारी सुनी है, पर ये आज़ादी की रेलगाड़ी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, पहले उसके बारे में बताएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से पूरे देश में इसका आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ जी। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह तक चलकर 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इसके अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित हैं। इस कार्यक्रम के तहत 18 जुलाई से 23 जुलाई तक एक आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया। इस अभियान में 75 रेलवे स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों को चिन्हित किया गया। अच्छा, ये मेरा ख्याल है लगभग 24 राज्यों में ये सारे केंद्र जो है रेलवे के स्टेशन आपके फैले हुए हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। जैसे आप जानते हैं 17 जोनल रेलवेज उपस्थित हैं। जी। इसमें 68 डिविजन्स हैं हमारे, और इनमें से 61 डिविजन्स पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इनमें 75 स्टेशन जो फ्रीडम स्टेशन कहलाते हैं वो चुने गए। तो ये जो चुने गए स्टेशन आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये किस आधार पर चुने गए? यह चयन इन स्टेशनों और रेलगाड़ियों के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के आधार पर किया गया। जी। इस आइकॉनिक वीक के दौरान सभी 75 रेलवे स्टेशनों की उपयुक्त सजावट की गई, प्रदर्शन हेतु डिजिटल स्क्रीन की स्थापना की गई, सभी रेलवे स्टेशनों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण, नुक्कड़ नाटकों का मंचन, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों परिजनों द्वारा 27 स्पॉटलाइट रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाना शामिल है। ये बड़ी रोचक बात दीपक जी आपने बताई है, क्योंकि रेलवे स्टेशनों को जो जिस तरह से चयन किया गया उनका आज़ादी के आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था, कहीं ना कहीं संबंध उसमें था आंदोलन से। अब उसमें जिस तरह की मुझे लगता है कि एक्टिविटीज़ हुई हैं, खासतौर पर युवाओं को आप लोगों ने टारगेट भी किया, उनको इन्वाइट भी किया। एक चीज़ खास मैंने सुनी थी कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे या उनकी फैमिलीज थी उनको भी आप लोगों ने विशेष तौर पर इन कार्यक्रमों में शामिल किया। जी हाँ, जितने भी इस इलाके से, इस स्टेशन से जुड़े या उस शहर से जुड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इतने जीवित फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें बुलाया गया, और जो जीवित नहीं रहे जी उनके परिजनों को बुलाया गया, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, उनकी विधवाओं को बुलाया गया और सम्मानित किया गया। बहुत भावुक क्षण रहा होगा मुझे लगता है दीपक जी। इसमें एक झलक जो हमें दिखने को मिली, इसमें विशेषकर जो यूथ थे उन्होंने बहुत अपनी जिज्ञासा दिखाई जानने की, और जितने अनसंग हीरोज थे उनके नाम उभर कर ऊपर आए, और जितने स्टेशंस थे अननोन स्टेशंस जो कहलाए जाते हैं, लेसर नोन स्टेशंस जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, उनके बारे में भी जानकारी सब भागीदारों को और एक तरह से सब जितने भी उपस्थित सिटीजन्स थे उनको, और जितने शहर में रहने वाले थे, आस पड़ोस के इलाकों के लोग थे जी। उनके बारे में जानने को एक अवसर और मौका मिला। मतलब ये है कि एक सप्ताह है 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, इतने सारे स्टेशनों पर बस आज़ादी के स्वर गूंजते रहे होंगे, लोग देशभक्ति के गीत गाते रहे होंगे, देशभक्तों के बारे में चर्चाएं होती रही होंगी। मुझे लगता है कि वहाँ का एक जो माहौल होगा वो बहुत प्रेरक होगा। जो भी आता होगा, मुझे लगता है सिर्फ उसमें प्रतिभागिता करने वाले लोग ही नहीं, जो पैसेंजर भी आते होंगे, यात्री भी आते जाते होंगे उन स्टेशनों से, उनको भी देखकर बहुत प्रेरणा मिलती होगी इससे। बिल्कुल आपने सही कहा नरेंद्र जी। इसमें ऐसा है कि इसमें एक पूरी जन भागीदारी रही, और एक अपना जो अतीत होता है उससे एक जुड़ने का अवसर मिला। जितने भी यहाँ पर सिटीजन्स और जितने भी लोग जिन्होंने अपनी इच्छा दिखाई इसमें शामिल होने की, इसमें भाग लेने की, और इसमें उपस्थित रहे सारे कार्यक्रमों में, और जितने पैसेंजर्स जो चल रहे थे स्पेशली, उनको अपने अतीत के बारे में एक विशेष तरह की जानकारी हासिल हुई, जिससे वो अपने भारत से, भारत माता से जुड़ सकें। अच्छा देखिए, एक तो प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये अवधारणा दी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें जो 5 अलग अलग स्तंभ कह लें या कंपोनेंट कह लें, उसमें सबसे पहले यही था हमारा स्वतंत्रता संग्राम।
उस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज थे जिनके बारे में हम लोग शायद न जानते रहे हों, लेकिन ये जो मौका है, ये अवसर रहा है, और आपके आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन, इस बहाने कितने सारे लोगों के बारे में उन लोगों ने जाना होगा। एक मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देख रहा था दीपक जी, जिसमें लोग सेल्फी खींच कर उस पर डाले हुए थे, और मेरा ख्याल है ऐसे ही तमाम एक्टिविटीज से जुड़ी हुई चीजें थी। ऐसे सेल्फी पॉइंट्स भी आप लोगों ने बनाए थे? जी साहब, हमने सारे स्टेशन के ऊपर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए। तो इसमें जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, उसको एक जुड़ने का अवसर मिला, अपना सोशल मीडिया में पोस्ट डालने का, ट्विटर, इंस्टाग्राम इसका उपयोग करने का। और इसमें उन्होंने जैसे हर्ष और उल्लास जो दिखाया, इसमें अपनी उपस्थिति महसूस कर और अपनी प्रेजेंस शो कर वो बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है क्योंकि आपका क्या इस देश में रेलवे का जो नेटवर्क है, इतना विस्तृत नेटवर्क है, और ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों में दूर दूर तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद और कोई साधन उस तरह से ना उपलब्ध हो, लेकिन रेलवे की लाइन उधर से गुजरती है, ट्रेनें गुजरती हैं, लोग आवाजाही करते हैं उससे। तो इस बहाने मुझे लगता है कि देश के हर कोने में एक तो यह है कि 75 आपके रेलवे स्टेशन जिनकी पहचान की गई, लेकिन ये जो संदेश है वो सिर्फ 75 स्टेशनों तक सीमित नहीं रहा होगा, क्योंकि वो देश के कोने कोने तक गया होगा, चाहे वो यात्रियों के माध्यम से गया हो, जहाँ जो प्रतिभागिता करने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल है आपके अपने मंत्रालय के और बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर भी इन तमाम एक्टिविटीज को डिस्प्ले किया जाता था। बिल्कुल, इसमें ऐसा रहा कि हम लोगों ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो एक लोगो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमारे साथ शेयर किया, और उसका जो मैसेज हर घर तिरंगा का जो मैसेज जो शेयर किया है, उसको हमने पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। हमारे पास 14,000 से ऊपर रेल के इंजन है, लोकोमोटिव्स हैं, जिसके ऊपर हमने ये अकाम का लोगो और अकाम का संदेश हर घर तिरंगा को पॉपुलराइज करने के लिए और देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए लगभग 60,000 रेल के डब्बे जो कोचेस हैं उनके ऊपर हर घर तिरंगा लगाने से और देश के कोने कोने तक संदेश पहुंचाने का ये कार्य किया। बहुत सुंदर दीपक जी, बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा दें। एक गीत बड़ा नॉस्टैल्जिक है रेलवे को लेकर, अशोक कुमार जी की फिल्म थी, उस फिल्म का वो गीत है। गीत सुनेंगे तो श्रोताओं को याद आ जाएगा, लेकिन है रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ गाना। ये गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर लौटकर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत, आलू के खेत, बाजरा धान, बुड्ढा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल नर्तिगोल उंगोल, कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर, चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, झुक 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 झुक। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन जो आज़ादी के आंदोलन के तमाम मूल्यों, चित्रों, भावनाओं से
इन दिनों जुड़े 18 से 23 जुलाई खास तौर पर वो सप्ताह था जब इन स्टेशनों पर इस तरह की गतिविधियां चली, और उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दीपक पीटर गैब्रियल जी से, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। दीपक जी, ये रोचक जानकारी आपने जो दी है वो रेलवे स्टेशनों की 75 ऐसे रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए, वहाँ की गतिविधियां इसमें रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान 27 ट्रेनों की पहचान की गई विशेष, जो आपने जिक्र भी किया। ये 27 ट्रेनें जिन्हें चिन्हित किया गया, उनका आधार क्या था? इसमें हमें डायरेक्शंस मिले थे कि वो ट्रेन्स लोकेट करी जाएं जिनमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने ट्रैवल किया था और जिन्होंने ट्रेन्स का उपयोग किया था अच्छा, अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो इसमें हमारे जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत ट्रेनों का उपयोग किया और देश के कोने कोने तक वो ट्रेन से पहुंचे और गए और अपना संदेश उन्होंने स्वतंत्र संग्राम का पहुंचाया। देखिए, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी दीपक जी, मुझे याद है, पढ़ा था मैंने उसके बारे में, कि देश के आम से आम लोगों से जुड़ने के लिए, उनके बीच तक जाने के लिए, उनके बीच पहुंचने के लिए रेलवे ही एकमात्र माध्यम था, उस समय भी था और आज भी है खैर। और उन्होंने उसी रेल से देश के कोने कोने में यात्राएं की। बहुत साधारण इंसान की तरह ही वो सब जगह गए, आम लोगों के बीच बैठकर ट्रेवल करते थे। तो देश की जनता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया रेलवे उनके लिए बना, ट्रेनें उनके लिए बनी। और ये सचमुच इस बात को सोचे तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे की रही है उनकी इस पूरे भारत को जोड़ने में। तो ये गांधी जी की तो बात है ये, बल्कि मुझे ये भी मैंने पढ़ा इसके बारे में कि जब गांधी जी पहली बार लखनऊ गए थे, चारबाग स्टेशन पे जब वहां पहुंचे थे, वहां कांग्रेस का अधिवेशन था, एक कार्यक्रम था, उसमें पहली बार नेहरू जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं से बल्कि वो शुक्ला जी एक हुआ करते थे चंपारण के, जो बहुत दिनों से नील के जो खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को गांधी जी तक पहुंचाना चाहते थे और गांधी जी को लेकर आना चाहते थे चंपारण। वहां लखनऊ चारबाग में वो भी पहुंचे थे शुक्ला जी, और वहीं से फिर चंपारण का भी रास्ता जो है वो तय किया गया, या ये बात तय हुई कि गांधी जी वहां जाएंगे। तो ये सूत्र एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे चलते चले जाते हैं। तो लगता है कि रेलवे ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ट्रेनों के बारे में भी आप कुछ बताएं, इसके मुझे बहुत उत्सुकता हो रही जानने की। इसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो ट्रेन, जो आपकी जो कालका हावड़ा मेल जी जो पहले कहलाई जाती थी, अब उसको नया नाम दिया गया है, नामित किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र। अच्छा, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इन्होंने गोमो से ये गाड़ी पकड़ी और जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे अपनी कैप्टिविटी से बचने के लिए वो इस ट्रेन का उन्होंने उपयोग किया जी। इसमें मैं कुछ ट्रेन्स का जिक्र करना चाहूँगा। जी जरूर। एक तो हावड़ा मेल 12809, इसमें शहीद भगत सिंह जी लाहौर से बचकर हावड़ा कलकत्ता मेल से लाहौर से कानपुर आए थे दिसंबर 1928 में। अच्छा। इसी तरह फ्रंटियर मेल एक्सप्रेस जो 12904, महात्मा गांधी जी ने फ्रंटियर मेल में अक्सर मुंबई तक सफर किया। नेताजी एक्सप्रेस जो कालका मेल है उसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। उस ट्रेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिटिश कैप्टिविटी से बचने के लिए 1941 में सफर किया था। दीपक जी, अब आप कालका मेल की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये सोचकर इतना रोमांच होता है। मैंने बहुत ट्रेवल किया, ट्रेनों से बहुत यात्राएं की हैं और कालका मेल से भी मैं बहुत यात्रा करता रहा हूँ। आज जब मुझे ये बात जानकारी इसकी होती है कि इसी ट्रेन से गोमो से, जो आज झारखंड में है रेलवे स्टेशन आपका, वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा बदली, अपना रूप बदला और उस ट्रेन से सवार होकर वो पेशावर तक गए और आगे फिर उन्होंने यात्राएं की और फिर कई देशों का भ्रमण करते हुए फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और देश के बाहर से ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष करते रहे। तो मुझे हैरानी होती है और बड़ा रोमांच होता है कि उसी ट्रेन से मैं ट्रेवल करता रहा। ऐसे बहुत सारे यात्री होंगे जो ऐसी ऐसी ट्रेनों के साथ जुड़े होंगे और उनको लगता होगा कि ये ट्रेनें जो है किसी एक समय में, मान लीजिए शहीद आजम भगत सिंह या बापू फ्रंटियर मेल से जिस तरह से ट्रेवल करते थे, आपने बताया, तो ये अपने आप में बड़ा रोमांचक है, ये जानना भी बहुत प्रेरक है। और कुछ स्टेशन हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? इसमें और कई ट्रेन हैं जो अहिंसा एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, लोक शक्ति एक्सप्रेस, ये सब महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जैसे श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी ट्रेनों का इस्तेमाल किया।
जैसे काकोरी स्टेशन कांड आपने जी सुना ही जी, होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया था उस स्टेशन का। काकोरी तो बल्कि लखनऊ के पास ही ये स्टेशन है, और हमने देखा भी है, स्मारक भी बना हुआ है। अच्छा दीपक जी, इन रेलवे स्टेशनों के बारे में बहुत बार चर्चाएं होती हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन होंगे, शायद हम उनके बारे में जानते नहीं, या शायद उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चूंकि इतना रिसर्च किया है इन चीजों को लेकर, मुझे लगता है कुछ बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन भी होंगे जो ज्यादा नोन नहीं है, ज्यादा जाने नहीं जाते, पर वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपनी आजादी के आंदोलन में। जी हाँ, कुछ स्टेशनों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा। जी। एक है ज़िरात स्टेशन। ये स्टेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा, जो उस टाइम मंत्री हुआ करते थे। दूसरा स्टेशन है बैरकपुर, जो कुछ लेसर नोन स्टेशंस कहलाते हैं, जैसे ज़िरात स्टेशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, जी। बैरकपुर स्टेशन जो मंगल पांडे के साथ जुड़ा हुआ है, नए हाथी स्टेशन जो श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ जुड़ा हुआ है, सुभाष ग्राम स्टेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, भागलपुर स्टेशन जिसमें लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स जो थे श्री तिलका मांझी, श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह, श्री विश्वनाथ सिंह, श्री कमला प्रसाद सिंह, श्री बलदेव मंडल, श्री बालेश्वर प्रसाद भगत, इनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, खरखलान जो ये फगवाड़ा नवाशहर रेल लाइन पर है, ये सरदार किशन सिंह फ्रीडम फाइटर और अजीत सिंह, सरदार स्वरण सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। सुनाम स्टेशन जो अम्बाला डिवीजन में उधम सिंह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा सुनाम कुछ स्टेशन जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर हैं, दुमराव, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, नवादा, शहीद खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, बापूधाम मोतीहारी स्टेशन, ये सब स्टेशन भी स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा दीपक जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो 27 ट्रेनों की पहचान की गई उस सप्ताह के दौरान, उन ट्रेनों में किस किस तरह से इन चीजों को या स्वतंत्रता आंदोलन को प्रदर्शित किया गया, वहां पे एग्जिबिट किया गया उनको? उनमें कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज उनके साथ जुड़ी की गई होंगी। बिल्कुल, इन ट्रेनों की जो है स्पॉटलाइटिंग करी गई और इन ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया गया। अच्छा, फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, जो इन स्टेशंस के ऊपर उस सप्ताह आइकॉनिक वीक के दौरान इन ट्रेनों का जो टाइम था, निर्धारित समय था, हाँ। उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स और उनके जो और परिवार वाले थे, उनसे इन ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया गया। तो फ्लैग ऑफ करके उनको सम्मानित किया गया ये, और इन ट्रेनों को खूब सजाया गया। अच्छा, ऐसा लगे कि आज़ादी का एक महोत्सव मनाया जा रहा है। खूब गुब्बारों से, फूलों से इन ट्रेनों को खूब सजाया गया, स्पॉटलाइटिंग करी गई, हकाम के लोगों, हर घर तिरंगा का प्रचार किया गया, और इन ट्रेनों के बारे में लोगों को एग्जिबिट्स लगाकर समझाया गया स्टेशनों के ऊपर कि इन ट्रेनों का अतीत क्या है, इन ट्रेनों के साथ फ्रीडम की ऐसी कौन सी विशेष कहानी जुड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, स्टेशन के ऊपर स्टैंडीज लगाई गई, उनके ऊपर इन ट्रेन्स के बारे में बताया गया। डिजिटल स्क्रीन्स के माध्यम से इन ट्रेनों के बारे में आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने की सूचना दी गई। ये बहुत एक रोचक चीज थी जो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमें सुनने को मिल रही है। अब आपके माध्यम से जिन लोगों ने देखा होगा वो सौभाग्यशाली रहे होंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता आपके माध्यम से कम उनके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं। खैर, आइए एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, कुछ और बातें आपसे करेंगे आजादी की रेलगाड़ी के बारे में और रेलवे स्टेशन के बारे में। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल
बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को देख ऐसी है नीक, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को देख ऐसी है नीक, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सुनिए पैगाम, ये है संग्राम, जीवन नहीं है
सफर को चीर रास्ता बना ले अपना। नींदें उड़ा रही है, जागो जगा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम आज़ादी की रेल और रेलवे स्टेशनों के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें तमाम रोचक जानकारियां जो हैं वो दीपक पीटर गैब्रियल जी के माध्यम से हम सबको मिली है। दीपक जी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। दरअसल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं दीपक जी, दिल्ली में जैसे अब 1857 की क्रांति की ज्वाला जो मेरठ से प्रस्फुटित हुई और हमारे क्रांतिकारी वीर यहाँ तक आए और दिल्ली में सत्तासीन हुए, इस रूप में दिल्ली का भी बड़ा महत्व और दिल्ली स्टेशन पर मैंने देखा है कम से कम, क्योंकि और कहीं जाने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हैं, बहुत सारे बैनर्स लगे हैं जिन पर आज़ादी के या आज़ादी के आंदोलन के दौरान रेलवे की भूमिका क्या रही है उसके बारे में बहुत रोचक जानकारियाँ दी गई हैं। उसमें हिंदी में भी है, उसमें अंग्रेजी में भी है। मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग जगहों पर जहाँ स्थानीय तौर पर बोलियाँ बोली जाती हैं, भाषाएँ बोली जाती हैं, उन बोलियों भाषाओं में भी आप ये जानकारी अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग क्षेत्रों में दी गई होंगी, क्योंकि लोग ताकि स्थानीय लोग उसको समझ सकें। जी हाँ, ये अलग अलग राज्य हैं तो अपने अपने राज्यों में लोगों ने अपने जो थर्ड लैंग्वेज जो कहलाती है अपने राज्य की जो भाषा है उसमें भी सारी सूचना प्रसारण करी है आज़ादी की और जन भागीदारी को देखते हुए। बल्कि इतना ही नहीं है दीपक जी, मुझे लगता है क्योंकि जैसे अब वहाँ अगर देशभक्ति के गीत गाए गए होंगे, नुक्कड़ नाटक जैसे बहुत जगह किए गए, तो ये सब वहीं के स्थानीय बोलियों में किए जाते होंगे ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा उसको जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे उन चीज़ों को। और जो आप एक प्रधानमंत्री जी का भी कॉन्सेप्ट है और आप जो बात बता रहे हैं कि जन भागीदारी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, इसका आयाम है। तो जन भागीदारी सुनिश्चित तभी हो सकती है जब लोगों की अपनी ज़ुबान में, अपनी बोली, अपनी भाषा में इन चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाएं। जी हाँ, तो इसमें जो था ये एक सेलिब्रेशन जो कहलाया जाएगा, जी हम इसको सेलिब्रेशन ही कहेंगे, बिल्कुल, जिसमें जिन्होंने आगे आकर एक यूथ ने खूब पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो अपने जो वहीं के राज्य के वहीं का जो लोकल ड्रेस कॉस्ट्यूम होता है उसी कॉस्ट्यूम्स में उन्होंने जो नुक्कड़ नाटक किए, उसी कॉस्ट्यूम्स में उन्होंने अपने जो डांस प्रस्तुत किए और अपने ही देश की अपनी ही भाषा में प्रचार किया। इससे और जैसे सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने की पूरा जैसे जो प्रयास है उनका वो कामयाब रहा, क्योंकि इसमें हर एक तरह के व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया। हमारे सीनियर सिटीजन्स ने बहुत खुल मिलकर पार्टिसिपेट किया, आनंद लिया जी। और इसमें हमारे जो दिव्यांगन लोग हैं उन्होंने भी सारा आगे आकर पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने, महिलाओं ने, सब ने मिलकर अपना भागीदारी जताई। मैंने कुछ स्टेशंस की फोटो देखी दीपक जी, खूब अच्छी तरह सजाया हुआ है, मेरा ख्याल है लाइट्स वगैरह के साथ काफी जगमगाती सी उसमें लोगों ने सोशल मीडिया पे जो शेयर की हुई है, तो ऐसे सारे स्टेशनों को सजाया भी गया था, बड़ा खूबसूरत मैंने सुना है। जी हाँ, इसमें साउंड एंड लाइट शो कई स्टेशन पर कराए गए और जिसमें एक अतीत जिससे उभर कर आगे आया, एक वहाँ का जो जुड़ने का, लोगों को, स्थानीय लोगों को जुड़ने का एक मौका मिला, तो इन साउंड एंड लाइट शो का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये जो 18 से 23 जुलाई तक का सप्ताह था दीपक जी, एक सप्ताह में बहुत सारी गतिविधियां हुई जिनके बारे में आपने बताया है, लेकिन जाहिर सी बात है दो मोमेंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो इनॉग्रल जो सेशन होता है या इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, और एक उसका समापन होता है। तो समापन किस रूप में हुआ, इस सारे जो तमाम जो एक्टिविटीज रही हैं, गतिविधियां रही हैं? इसका समापन हुआ हमारा 23 जुलाई को और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर किया गया। इसमें हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी साहब के कर कमलों द्वारा हुआ। इसमें हम लोग ने, हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थी, मौजूद थी दर्शना बहन जारदोश जी, और मिनिस्टर ऑफ एम्पावरमेंट भी थी। इस आयोजन में उत्तर रेलवे को इसका
दायित्व दिया गया। तो नॉर्दर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर थे उनको और उनकी टीम ने इसका आयोजन किया था पूरे प्रोग्राम का। जी। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 75 स्टेशनों को जोड़े रखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, जो कंक्लूडिंग फंक्शन था। अच्छा। और इसके अलावा वहाँ पर दिल्ली में उपस्थित जितने फ्रीडम फाइटर्स थे या उनके विधवाएं थी या उनके परिवार वाले थे, उनको भी बुलाया गया और उनको तीनों मंत्रियों ने सम्मानित भी किया। और हमारे जो मंत्री जी थे दानवे साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो भी इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े रहे। और इसमें एक मौका मिला पूरे भारतवर्ष को देखने का कि एक रेल द्वारा जितने भी जुड़े हुए जो फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके फैमिलीज थे, उनके साथ किस तरह से आदरणीय मंत्रियों ने बातचीत करी और उनसे प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के जवाब फ्रीडम फाइटर्स ने और उनके परिजनों ने दिए। अच्छा, तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम जरूर था लेकिन आपस में बातचीत भी हुई, टू वे कम्युनिकेशन का सिस्टम रखा गया था। जी साहब, ये टू वे कम्युनिकेशन था। तो ये एक बड़ा ही यूनिक तरह का एक्सपीरियंस था, अद्भुत जिसे कहते हैं। और इससे और लोगों को जो नई पीढ़ी है उसको एक नया कोई नई चीज देखने को मिली कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स को भी जो उस समय मौजूद थे उनको किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है और उनको एक अपनापन अपने देश का स्वतंत्रता के बारे में जानने का एक अवसर मिला। ये तो खैर एक सप्ताह के कार्यक्रम थे, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव ने हमको ये अवसर दिया कि हम पूरे साल और साल से भी ज़्यादा लंबा समय, क्योंकि सेलिब्रेशन या जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, वो विराम लेती हैं, लेकिन भावना जो है, जो इन सब चीज़ों के पीछे, वो भावना और बलवती होकर आगे जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 23 के बाद भी ऐसी कुछ गतिविधियां जरूर चल रही होंगी और 14 तारीख के लिए तो कुछ विशेष भी प्लान किया गया है। दीपक जी, एक सेकंड जो भारत गौरव ट्रेन है, भारत गौरव दिव्य काशी आदि अमावस्या एक्सप्रेस उसका नाम मेरा ख्याल है, अभी थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा। इस ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया, ये क्या विशेष ट्रेन थी? ये एक रामायण सर्किट से जुड़ती है। अच्छा। पूरे भारतवर्ष को एक रामायण सर्किट से जुड़ती है। तो ये एक टूरिस्ट पिलग्रिमेज ट्रेन है। इससे और लोगों को अपना अतीत जानने की और जितने भी अपना तीर्थ स्थल जितने भी हैं वहाँ विजिट करने की एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो अब अलग अलग ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा के जाने आने में तो दिक्कत होती है, लेकिन एक ही जगह आप बैठे, पूरा पैकेज आपने लिया और पूरा सर्किट आपने, अगर रामायण सर्किट को घूमने की इच्छा है, और मुझे मालूम है कि आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि रहने का, खाने का, जाने का, आने का, सारी चीज़ें जो है इसमें पैकेज में शामिल होती हैं, उस तरह से लोग घूम सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत रोचक बात है। लेकिन जो मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से 14 तारीख आज कुछ तमाम गतिविधियां और भी 23 के बाद भी चलती रही हैं, आज भी कुछ खास है, आज के दिन को भी खास तरीके से मना रहे हैं आप लोग? जी जैनेन्द्र जी, हम लोग ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच में जो 15 अगस्त 2021 में लाल किले से हुई थी, उसमें ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का जिक्र किया गया है। ये सच बात है दीपक जी, क्योंकि ये बहुत दुखद अध्याय है हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का, और मुझे लगता है कि हम उसे न भूलें, क्योंकि वो त्रासदी ऐसी है कि उस पीड़ा को हम इस रूप में याद रखें ताकि हम भविष्य में उस तरह की चीज़ों से हम अपने देश को बचा सकें। देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन मूल्यों को हम हमेशा उनके साथ जुड़ें जो देश को मजबूत करती हों। तो 14 अगस्त की वो तारीख जाहिर सी बात है, क्योंकि 14 और 15 की मध्यरात्रि में देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त की हमारी तारीख है जब हम आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन 14 तारीख है उससे पहले से कुछ इस तरह की जो घटनाएं देश में घटित होना शुरू हुई, खासतौर पर जो पश्चिमी सीमा है या पूर्वी सीमा। लेकिन ये जो आयोजन है, रेलवे को भी इसमें खास तौर पर जोड़ा गया, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो किस रूप में रेलवे इसमें इन्वॉल्व होगा या हो रहा है? इसमें जो रेलवे के जो स्टेशंस हैं, देश में 773 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें लगभग 700 स्टेशन चुने जाएंगे। इन 700 स्टेशन पर एग्जीबिशन लगाई जाएंगी। ये एग्जीबिशन उन स्लाइड्स की है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाली गई हैं। अच्छा। इस स्लाइड्स में जो सफरिंग्स हैं, जो पीड़ा है जो पार्टीशन के दौरान हुई थी, वो पीड़ा को महसूस करने का, उस पीड़ा का एहसास दिलाने का एक अवसर लोगों को, जनता को मिलेगा।
तो ये जो 700 स्टेशन हैं जो चुने गए हैं, इन स्टेशंस पर एग्जिबिट्स लगाए जाएंगे और इनका जो उद्घाटन होगा, जो हमारा शुरू का कार्यक्रम है, वो भुवनेश्वर से तय किया गया है। उसमें आदरणीय मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उसका उद्घाटन करेंगे। खैर, आइए एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, कुछ और बातें आपसे करेंगे आज़ादी की रेलगाड़ी के बारे में और रेलवे स्टेशन के बारे में। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा। खेत खेत तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। चारी चारी तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन जो आज़ादी के आंदोलन के तमाम मूल्यों, चित्रों, भावनाओं से इन दिनों जुड़े। 18 से 23 जुलाई खास तौर पर वो सप्ताह था जब इन स्टेशनों पर इस तरह की गतिविधियां चली और उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दीपक पीटर गैब्रियल जी से, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। दीपक जी, ये रोचक जानकारी आपने जो दी है वो रेलवे स्टेशनों की 75 ऐसे रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और उसके अंतर्गत जो हम हर घर तिरंगा का अभियान इस समय चल रहा है, देश भर में चल रहा है और एक बड़ा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है।
अब जाहिर सी बात है कि रेल मंत्रालय या रेलवे के लोग जो हैं उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग हर घर तिरंगा को लेकर क्या कर रहे हैं? रेलवे ने हर घर तिरंगा को बढ़ावा देने के लिए और इसमें प्रचार फैलाने के लिए अपने लोकोमोटिव्स, अपने कोचेस, अपने स्टेशंस सबका उपयोग किया है। सबका। और हमारे जो तकरीबन 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें उनके घर पर हर घर तिरंगा लगाने का भी उसमें पूरा उनको मौका प्रदान किया है। और इसमें जो जेम पोर्टल्स हैं और ई-कॉमर्स साइट्स हैं उसके ऊपर तिरंगा उपलब्ध है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अलग अलग जगह से ये लोग सब अपना जो डिविजनल ऑफिसेज हैं हमारे, वो झंडे का प्रबंध कर रहे हैं। और इन झंडे सबको हर एक एम्प्लॉय को अपना झंडा खरीदना है और अपने ही स्वयं के धन से, अपने स्वयं की राशि से वो ये झंडा अपना खरीदेगा। और इसकी जो लागत है और कीमत है काफ़ी कम रखी गई है। बिल्कुल। जो साइज़ के अनुसार जो झंडे उपलब्ध हो रहे हैं, तो इसमें 3 तरह के साइजेस हैं और अलग अलग रेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसमें आशा पूरी की गई है कि हर एक रेल कर्मी अपने घर पर अपनी झंडा लगाएगा, लहराएगा, तिरंगा लहराएगा। 13 से 15 तारीख के बीच का जो समय अवधि है उसमें उसको अपना झंडा अपने घर पर लहराना है और अपनी सेल्फी जो खींचनी है इसके साथ, और सेल्फी को पिन फ्लैग अपने जो हर घर तिरंगा की वेबसाइट है उसके ऊपर अपना फ्लैग स्वयं पिन करना है। और वहां से उसको ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ जी, उसी सर्टिफिकेट क्योंकि वो सर्टिफिकेट मैंने कई लोगों के पास देखा, उन लोगों ने शेयर भी किया। ये बहुत रोचक बात है। लेकिन असली बात ये है दीपक जी की मुझे लगता है कि हम अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से अपना राष्ट्रीय ध्वज खरीदें और उसे 13 से 15 तारीख तक अपने घर पर फहराएं, लेकिन करें जरूर। और मुझे लगता है कि आपके 12 लाख के करीब एम्प्लॉयज हैं, यानी 12 लाख घरों पर तिरंगा झंडा फहराएगा, ये तो तय बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जितने संस्थान हैं, रेलवे स्टेशन हैं, आपके देश भर में कितने रेलवे स्टेशन होंगे? वैसे लगभग 7000 रेलवे स्टेशन हैं जी। तो वो 7000 रेलवे स्टेशन भी तिरंगे की आभा से जगमगाएंगे, वहां भी तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। तो इस तरह से देश के कोने कोने में ये भाव, ये संदेश भी जाएगा और ये तिरंगा ध्वज उसकी आभा फैलेगी। लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि इसको अपने नेटवर्क में, अपने सिस्टम में आखिरी व्यक्ति तक ये चीजें पहुंच पाए, लोगों को जागरूक किया जा सके। 12 लाख एम्प्लॉयज हैं आपके, देश के दूर दराज इलाकों में फैले हुए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए किस तरह की, जागरूक करने के लिए किस तरह की गतिविधियां कुछ चलाई गई हैं इस तरह की? जी, हमने इन सब को, अपने जो एम्प्लॉयज है इनको हमेशा अपने साथ इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो पूरा इवेंट है इसके साथ जोड़ रखा है। हम लोगों ने अपने वेबसाइट्स के ऊपर आज़ादी का अमृत महोत्सव का कैलेंडर, जब ये स्टार्ट हुआ था पिछले साल, पिछले वर्ष, गए वर्ष, तो उस टाइम हमने अपना कैलेंडर अपलोड किया था। और इस कैलेंडर द्वारा हम लोगों ने हर महीने की, जो हर माह में जो गतिविधियां होंगी उनसे अवगत करवाया था और उसका प्रचार किया था। हम रेलवे में काफ़ी स्कूल्स हैं, स्कूलों के बच्चे और स्काउट्स एंड गाइड्स और अलग अलग विभिन्न संस्थाएं हैं, उन सब का हम लोगों ने उपयोग किया, उनको जागरूक किया और जगह जगह हम लोगों ने ये प्रचार पूरे वर्ष हम लोग करते आए हैं। तो अब मौका आया है उसको एक नतीजे तक पहुंचाने का और लोगों में एक जो गर्व और उल्लास का भावना है उसको उभर कर आगे लाने का। मुझे तो वो चीजें दिखती हैं। देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा तो है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है हम कम से कम उससे परिचित हो पाते हैं, और इस समय एक बहुत सकारात्मक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक नजारा हमें चारों तरफ दिखता है सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री जी ने जब अपने मन की बात में जिसका उल्लेख किया और जो हमने सुना भी, उन्होंने लोगों से अपील की थी, आह्वान किया था कि आप अपने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जो है वो तो डालें, लेकिन इसके अलावा आप अपने डीपी में तिरंगा लगाएं, अपनी फोटो की जगह या किसी और फोटो की जगह तिरंगा लगाएं। अब उसके पीछे की, देखिए बात तो ये छोटी सी है, लेकिन उसके पीछे का भाव कितना दीपक जी कमाल का है कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, अपनी व्यक्तिगत पहचान को खत्म करके एक पहचान में हम अपने आप को शामिल कर देते हैं। और इस देश की एक पहचान है, मतलब प्रतीक के रूप में, वो तिरंगा झंडा है जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके पीछे की सोच है, और इतनी बड़ी संख्या में आप खुद ही देख रहे होंगे, हो सकता है आपके रेलवे के लाखों एम्प्लॉयज ने ऐसा किया होगा कि अपनी डीपी में तिरंगा लगाया हो। तो ये बहुत कमाल की बात है, बहुत एक अलग तरह का उत्साह हम देख पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। मुझे लगता है कि इस दौर का साक्षी होना बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इससे हमारी जो आज की डेट में जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने भी सोशल मीडिया पर हैं जी, सब कर्मचारियों ने, ज़्यादातर सब ने ही, मैं कहूँगा कि डीपी में अपना तिरंगा लहरा रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि
एक भारतीयता की, कि मैं एक भारतीय हूँ और मेरे को एक भारत के लिए ही अपना जो जीना है और भारत के लिए ही कार्य करना है और इस भारतवर्ष को आगे और ऊंची सीमाओं तक लेकर जाना है। तो इसमें तो दीपक जी एक बात ये भी है कि जैसे ये तो 15 अगस्त तक मान लीजिए ये सारा आयोजन जो है वो उसको कंक्लूड होगा, लेकिन जो अगले 25 वर्ष यानी जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं, 100 साल की अपनी यात्रा पूरी करें, और वो अब से लेकर तब तक का जो अमृत काल है 25 वर्ष का, जो प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल का नाम दिया है, उस काल में आज जो युवा हैं वो अपनी जहां भी हैं, और मुझे लगता है कि रेलवे तो इस मामले में बहुत अग्रणी है कि देश की प्रगति में, देश के विकास में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो आपके हमारे एम्प्लॉयज़ भाई बहन और भी जोश के साथ काम करेंगे, देश को सामने राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करेंगे, और ये इन सब चीज़ों से इस बात की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से हमारे अंदर एक उत्साह आगे जागेगा कि हम जो भी काम करें, ऐसा कोई भी काम न करें जो राष्ट्र के हित में ना हो, सारे काम हम जो करें वो राष्ट्र के हित में हो। ये एक सेवा का मौका हम सब के लिए है। खैर, हम कार्यक्रम का समापन की ओर बढ़ें उससे पहले आपकी तरफ से कुछ खास आप कहना चाहेंगे? खासतौर पर आपके देश भर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सुन रहे होंगे, और भी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप कुछ कह सकें अपनी तरफ से। ये जो नई पीढ़ी है जी, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष को ही एक ब्लेसिंग के रूप में मिला है। आज की डेट में जो हमारी नई पीढ़ी है, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, और ये काफ़ी समय तक यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, रहेगी, और पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। और ये जो हमारी नई पीढ़ी है, ये भारत को एक नई सीमाओं, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। और जो 25 साल का जो अमृतकाल का है, वहाँ तक पहुँचाना, उस मुकाम तक पहुँचाना इस देश को, उस एक डेवलप्ड नेशन का जो सपना है उसको एक आकार देना इस नई पीढ़ी का ही दायित्व रहेगा, और इनके जिसे कहते हैं कंधों पर ही आधारित, बिल्कुल इनके शोल्डर्स पर ही रहेगा। तो नई पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश है कि ये नई पीढ़ी जो है आगे आकर और जिसे कहते हैं देश को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे। तो ये अवसर हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आपने कहा कि हमारा देश इस समय सबसे बड़ी संख्या वाले युवाओं का देश है, और ये अवसर बार बार नहीं आता है। धीरे धीरे चीज़ें, डेमोग्राफिक जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो इस अवसर को हमें पूरा लाभ लेना है, देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है जहाँ हम विकसित देश भी हों और विश्व का नेतृत्व करने की एक बार फिर से क्षमता भारत में पैदा हो सके, इस रूप में जो आह्वान प्रधानमंत्री महोदय हमेशा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और आपके जज्बात उसको हम नमन करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। दीपक पीटर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में आओ और इतने विस्तार से जो आपने बातचीत की है, न सिर्फ आज़ादी की रेलगाड़ी के बारे में और न सिर्फ रेलवे स्टेशनों के बारे में, बल्कि इससे जुड़े और तमाम कार्यक्रमों को लेकर भी आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम जो बातचीत कर रहे थे दीपक पीटर गैब्रियल जी, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में, रेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, उनसे हमने जो चर्चा की है वो आज़ादी की रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशनों और या उससे संदर्भ में और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां हम तक पहुंची हैं। दरअसल बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सारी जानकारियां एक बार आपको अगर प्रेरणा मिलती है, आपके अंदर उत्साह जागता है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म से जहां से आप और विस्तार में ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। पर जानिए जरूर, इस देश को जानने के लिए इसके अतीत को जानना जरूरी है, स्वतंत्रता आंदोलन को, संघर्षों और उसके जुड़े बलिदानों को जानना जरूरी है, और तभी भविष्य के लिए शायद हम कुछ बेहतर कर पाएंगे इस देश के लिए। इसी कामना के साथ जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा
कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हम रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, जो कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर